ओके। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी का डेमो देख रहे हैं। तो इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी यानी भाव, राशि, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के कारक, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट, ये सब कुछ आते हो। राशियों का महत्व क्या है, द्विस्वभाव राशि, चर राशि, फिक्स्ड राशि, एलिमेंट्स, नेचर, है ना। और भाव समझ में आना चाहिए। सूर्य 8वें भाग में है। इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा है, उसको ये दृष्ट कर रहा है। उसकी खुद की दृष्टि कहाँ पे है। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कौन से भाव का स्वामी कौन होता है और ये वाला भाव कौन सा है। ये सब आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतना आए। थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन आए कि प्लैनेट इस हाउस में बैठे हैं तो क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आना चाहिए। और इससे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ईश्वर का नाम ले लेते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। अब उससे क्या, उससे अब हम लोगों को यह समझना है चार्ट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। और हमको ये तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में समझ में आने लग गया है कि ये काम होगा। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी शादी होगी, उसको करियर कैसा रहेगा, उसकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपने बच्चे की कुंडली देखी और बोला अच्छा इसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, धन योग है, या फिर बच्चा ठीक ही कर लेगा और विदेश जाएगा या शादी होगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ये काम कब होगा। तो कब होगा का आंसर हमको कैसे मिलता है, गोचर और दशा से, ठीक है। और लेकिन उसके पहले के कुछ और हम लोगों को देखने पड़ेंगे कि कुंडली में योग कैसे बन रहे हैं। योग यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 2-3 हजार कॉम्बिनेशंस हैं। तो वो सारे पढ़ने की जरूरत तो नहीं होती है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योग होते हैं कुंडली में जो कि हमको बतलाते हैं कि कुंडली का स्ट्रेंथ कैसा है। जैसे उसमें है पंच महापुरुष योग, एक एक योग है। पंच महापुरुष यानी कि 5 महापुरुष यानी कि जेंटलमैन, वेरी गुड जेंटलमैन एंड योग। तो ये 5 प्लैनेट्स, इसमें सूर्य चंद्रमा नहीं लिया जाता है। बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बुध, शुक्र, शनि, मंगल और एक और कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इन 5 प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से ये कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उससे पंच महापुरुष योग बनता है। वैसे आप लोगों ने सुना होगा राजयोग है, सरस्वती योग है, गज केसरी योग बहुत बोला जाता है, धन योग है। तो देखिए कुंडली में योग तो हर एक कुंडली में आपको 5, 7, 10 योग आराम से मिल जाएंगे, अच्छे भी और खराब भी। लेकिन फिर भी हमको राजयोग है, धन योग है, लेकिन फिर भी इंसान का वो अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है जो हमको कुंडली का योग देख के लग रहा है ना। राजयोग लगभग आपको मैं आपको बताऊं 80-90% कुंडली में राजयोग मिल जाएगा आपको। राजयोग सिंपल है, केंद्र और त्रिकोण का अगर संबंध हो जाता है, केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति का संबंध हो जाता है कहीं पे भी, तो वो राजयोग है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हर राजयोग में वो शक्ति है, वो बल है, तो वो नहीं हमको देख पाते हैं हम। जैसे परिवर्तन है तो परिवर्तन योग अच्छा माना जाता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी के कुंडली, उसमें 3 परिवर्तन है। तो लेकिन वो परिवर्तन क्या अच्छे हाउसेज में हो रहा है, ये राजयोग क्या अच्छे हाउसेज में बैठ रहे हैं। हमको पता है दुस्थाना है, उपचय हाउस है, अपोक्लिम है, केंद्र है, त्रिकोण है, ऐसे बहुत सारे हाउसेज हैं, है ना, नाम भी हम लोगों को पता है। तो कहाँ पे वो राजयोग बन रहा है। अगर वो राजयोग अच्छे हाउसेज में बन रहा है, अच्छे साइंस में बन रहा है,
क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध अब वहां पे नीच की राशि में भी हो सकता है, उच्च की राशि में भी हो सकता है, अच्छे भाव में भी हो सकता है और दो स्थाना में भी हो सकता है। तो हमको वो स्ट्रेंथ फिर देखना समझना पड़ेगा कि इस गज केसरी योग में या इस राजयोग में या इस परिवर्तन योग में कुछ शक्ति है या नहीं है। अभी परिवर्तन योग हो गया 8वें और 12वें का, और परिवर्तन हो गया 5वें और 9वें का, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। जो जिनको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है, बेसिक आती है, फिफ्थ नाइन्थ वी नो वेरी वेरी गुड परिवर्तन। 6 8 बहुत डिफिकल्टीज के बाद कुछ हम लोगों को रिजल्ट आएगा, और उसमें भी उसको उनको तकलीफ होगी, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छठा, आठवां, 12वां ये तीनों घर क्या है, दुस्थाना है। तो ये कौन से हाउसेज में बन रहा है। ऐसे ही एक योग है बुध आदित्य योग, बुध यानी कि बुध यानी मर्क्यूरी, और आदित्य यानी सूर्य। तो सूर्य और मर्क्यूरी के साथ रहने से वो योग बनता है। अब देखिए वो कहीं भी बन सकता है, छठे घर में, 8वें घर में, सप्तम हाउस में, चौथे घर में, 10th हाउस में, और किसी भी डिग्री पे बन सकता है। तो उस बुध को कितना बल है, सूर्य को कितना बल है, हाउस वाइज कितना बल है, डिग्री वाइज कितना बल है, ये बुध आदित्य योग मेष राशि में भी बन सकता है और तुला राशि में भी बन सकता है, मीन राशि में भी बन सकता है जहां बुध नीच का है, और मीन राशि में सूर्य भी कमजोर रहते हैं। वहीं मेष राशि में दोनों अच्छे, दोनों का अच्छा रिजल्ट आएगा। और डिग्री फिर बुध को कंबस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ योग पढ़ लेने से हम लोग योग एसेस नहीं कर सकते हैं। योग कैसे देखना है, योग पढ़ना तो आपको एक सॉफ्टवेयर पे सारे योग बता दिया जाएगा कि इस कुंडली में ये योग बन रहा है, बट उसमें कितनी शक्ति है, कितना स्ट्रेंथ है, वो कुंडली को कितना सपोर्ट कर रहा है वो देखना, नवांश में उसका कितना बल है, एंड फाइनली दशा आ रही है क्या। अगर दशा ही नहीं आ रही है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए ना, दशा का सपोर्ट मिल जाए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आपके टीचर का सपोर्ट मिल जाए, तो उसी चीज को आप एक उभर के अच्छे से, बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो प्रेजेंटेशन भी आधा अधूरा ही रहेगा, राइट। तो वैसा ही है कि फिर दशा एंड गोचर, तो कुंडली में ये हो रहा है, ये तो अब आप लोगों को समझ में आता है कि ये प्रॉमिस है, ये काम होगा, लेकिन वो काम कब होगा, वो काम होगा या नहीं, उस काम में कितनी अड़चने आएंगी या कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सब हमको कौन हेल्प करता है, ये हमको योगास बताते हैं, नवांश बतलाता है, दशा एंड गोचर बताता है। सुनने में बहुत आसान है, सिर्फ 4 ही चीजें हैं, आराम से हो जाएगा। बट बिलीव मी, इसमें भी आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो येलो में लिखे हैं, पंच महापुरुष, राजयोग, विपरीत राजयोग, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पंच महापुरुष भी 5 प्रकार के होते हैं। सरस्वती योग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ एकेडमिक रिलेटेड या बुद्धि रिलेटेड कुछ होगा। सरस्वती योग, प्रवज्य योग, परिवर्तन योग, महाभाग्य योग। अब परिवर्तन योग भी कुंडली में अराउंड 90 परिवर्तन होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छे परिवर्तन हैं, कुछ खराब, तो वो देखेंगे। महाभाग्य योग, अमल योग, गज केसरी, नीच भंग। नीच अभी हर कुंडली में, लगभग हर कुंडली में अगर कोई प्लैनेट नीच का बैठा है ना, तो आपको नीच भंग भी मिल जाएगा। तो नीच भंग के क्या क्या कंडीशंस है, और वो नीच भंग में भी अगेन स्ट्रेंथ होना चाहिए। सिर्फ नीच भंग हो जाने से वो स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है। तो कितनी तरह से नीच भंग हो रहा है, कौन से हाउस में नीच भंग हो रहा है, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस जब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रे में है, दीज आर सम नेगेटिव योगास दैट हैपेंस इन हॉरोस्कोप। जैसे कि मुद्रुम योग है, ये चंद्रमा से बनता है। तो ये जो योग बनते हैं वो लग्न से बनेंगे, कुछ योग चंद्रमा से बनते हैं, कुछ योग सूर्य से बनते हैं। अब साढ़े साती है, साढ़े साती किससे बनता है, शनि से बनता है। कुछ योग मंगल से बनते हैं, जो हमको पता है, मांगलिक योग। तो ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ लग्न से बनेंगे या सिर्फ चंद्र से बनेंगे, सारे प्लैनेट से कुछ ना कुछ योग बनते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट योग हम लोग पढ़ेंगे, बट हाँ, मैक्सिमम योग लग्न और चंद्रमा से बनते हैं। अमावस्या योग, सूर्य चंद्रमा जब साथ में आ जाए। शकट योग, निर्भाग्य योग, निर्भाग्य योग यानी कि धनहीन, तकलीफ, मिजरी। ठीक है, दुर्योग उसमें भी वही होता है। विष योग, साढ़े साती। और इसमें एक योग है साढ़े साती, ऐसा योग है जो कि कुंडली से नहीं देखेंगे हम लोग, ये हमारा गोचर में मिलता है।
तो ये साढ़े साथी कैसे बनती है, कितने दिनों के लिए रहती है, कैसे इफेक्ट आती है, क्या हर एक इंसान को साढ़े साथी तकलीफ पहुंचाती है? तो ऐसा कुछ भी, हम सबको पता है, वी आर ऑल और स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि एस्ट्रोलॉजी में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक चीज अगर हो तो वो हर एक कुंडली में वही रिजल्ट देगा। एवरीथिंग विल डिपेंड, भाव क्या है, राशि क्या है, एस्पेक्ट क्या है ना, देश काल पात्र, ये हमको कभी भूलना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब साढ़े साथी हमारी जिंदगी में लगभग 3 बार आती है। एक बार तो मिनिमम है, और मैक्सिमम 3 4 तो बहुत नहीं होगा, 120 ईयर्स चाहिए उसके लिए। तो लगभग 3 बार आती है, तो क्या तीनों बार सेम रिजल्ट होगा? तो वो भी तो वहीं पे आ गया, क्या, देश काल पात्र। ठीक है, तो ये सारे योग हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल चार्ट्स। तो ये योग हमको क्या बतलाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मेनली हम क्या क्यों पढ़ते हैं, कुंडली की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करने के लिए, या फिर कोई चीज यदि हो रही है तो वो कितने आराम से या कितनी डिफिकल्टीज से होगी, ये हम लोगों को, जैसे मान लीजिए धन योग भी है, गज केसरी योग भी है, राज योग भी है, अच्छा परिवर्तन भी आ गया, तो फिर बहुत ज्यादा बल मिल गया कुंडली को, और फिर वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियलिज्म और विद रिस्पेक्ट टू मनी, क्योंकि ये सारे मनी से रिलेटेड योग है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वीन एलिजाबेथ की कुंडली है, यहाँ पे आपको लग्न में क्या दिख रहा है, नीच का गुरु और उच्च का मंगल। ठीक है, तो जहां पे नीच और उच्च दोनों के प्लेनेट, और डिग्री भी देखिए 28 डिग्री 29 डिग्री, मतलब मंगल यहाँ परम उच्च का है। अब मंगल केप्रिकॉन यानी मकर में उच्च का होता है, हम सबको पता है, लेकिन परम उच्च होता है वो 28 डिग्री का। तो मंगल केप्रिकॉर्न में, मकर राशि में 2 डिग्री का भी रहेगा, 10 डिग्री का भी रहेगा, 28 डिग्री का भी रहेगा। तो 28 डिग्री वाला मंगल परम उच्च है, मतलब एकदम पीक सिचुएशन है उसके एग्जॉल्टेशन की। तो यहाँ परम उच्च का मंगल है और नीच का गुरु है, तो यहाँ पे अपने आप ही नीच भंग हो गया। और इसके अलावा और भी बहुत तरीके से नीच भंग हो रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, केंद्र में गुरु है, चंद्रमा जो कि सप्तम स्थान पे है, सप्तम स्थान से भी केंद्र में गुरु है। तो 3 तरह से नीच भंग तो हमको यहाँ पे दिख ही रहा है। मैं एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग म्यूट पे रहिए, बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे और इसके अलावा और भी तरीके हैं देखने के, कि यहाँ पे गुरु का नीच भंग हो रहा है। तो यहाँ पे लग्न में ही उच्च का मंगल है। अब लग्नेश कहाँ पे बैठे हैं, लग्नेश यहाँ पे क्या है, मकर राशि है, तो लग्नेश कौन हुए, शनि। शनि जाके 11वें भाव में बैठे हैं, और ना ही सिर्फ 11वें भाव में बैठे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। यानी कि लग्न के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, तो कुंडली अपने आप बहुत स्ट्रांग हो गई। लग्न में उच्च के प्लैनेट बैठे हैं, अनदर सेकेंड वे बहुत स्ट्रांग हो गई। और परिवर्तन है, देखिए, जो मकर राशि के स्वामी हैं शनि, वो वृश्चिक राशि यानी कि मंगल के साइन में बैठे हैं, है ना। और जो मंगल है वो शनि के साइन में बैठे, तो परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन कौन से हाउसेस में हुआ, 1 और 11। 11th हाउस क्या होता है, लाभ स्थान, नेटवर्किंग प्लेस। तो यहाँ पे इंसान को लाभ कैसे मिलेगा, नेटवर्किंग से। अब ये तो क्वीन एलिजाबेथ की कुंडली है, वो तो रानी बन के खैर पैदा हुई, बट अगर किसी दूसरे इंसान की भी कुंडली हो तो वहां पे उसको लाभ कैसे होगा, नेटवर्किंग से। और मंगल है उच्च का, वेरी बोल्ड कैरेक्टरिस्टिक, उसको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा लोगों को अप्रोच करने में, बात करने में। अब चंद्रमा कहाँ, स्वराशि के बैठे हैं सप्तम स्थान पे, तो क्या बोलेंगे, आपको नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे पंच महापुरुष योग बना, कैसे बना यहाँ पे पंच महापुरुष योग, क्योंकि यहाँ पे रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है मंगल से, तो एक पंच महापुरुष योग बन गया। नीच भंग मैंने आप लोगों को बताया, गुरु का नीच भंग बहुत तरीके से हो रहा है, तो नीच भंग नहीं है, ये नीच भंग राजयोग है। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन नीच भंग, नीच भंग आपको लगभग हर कुंडली में मिलेगा, बट नीच भंग एंड नीच भंग राजयोग, तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग है। धन योग है, जो द्वितीय धन स्थान का जो अधिपति है शनि, वो कहाँ है, 11वें स्थान में। 11वें स्थान के जो स्वामी है वो लग्न में है। तो
ये सब संबंध बना रहे हैं, और परिवर्तन में तो बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे धन योग, इसके अलावा पंचम के स्वामी, नवम के स्वामी, वो सब भी देखा जाता है जो हम लोग अपने कोर्स में पढ़ेंगे। तो धन योग भी है यहाँ पे। गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा के संबंध से बनता है। तो गज केसरी भी सम सप्तम, मतलब 1 और 7 हाउस में गज केसरी योग बन रहा है, विच इज अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर मनी हियर। ठीक है। परिवर्तन मैंने आपको बताया, पहले और 11वें स्थान में परिवर्तन है। इसके अलावा इसमें एक नेगेटिव भी है, केमुद्रुम योग, जो कि चंद्रमा से बनता है। लेकिन यहाँ पे भी केमुद्रुम भंग है, बट स्टिल केमुद्रुम है। तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? आप देखिए यहाँ पे बुध भी नीच के हैं, लेकिन बुध के जो डिस्पोजिटर है, यानी कि बुध मीन राशि में है, और उनके जो अधिपति हैं गुरु, वो भी केंद्र में आ गए। तो ये अगेन नीच भंग हो गया। लेकिन यहाँ पे नीच भंग राजयोग नहीं है, गुरु का सिर्फ नीच भंग है। हालांकि बुध का सिर्फ नीच भंग है, जबकि गुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग है। तो जब इनको जुपिटर की महादशा आएगी, वहां पे इनको नीच का भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नीच भंग राजयोग का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे योग इस कुंडली में बन रहे हैं। और ये कुंडली, अब जब आप देखेंगे इतने सारे अच्छे योग बन रहे हैं, तो कुंडली की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ गई। फिर आप नवांश देखेंगे, और फाइनली क्या होगा, हम लोग दशा और गोचर में वो प्लैनेट्स आ रहे हैं यानी, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर इस तरह से कुंडली की स्ट्रेंथ असेस की जाती है। और ये काम होगा, तो वो कब होगा, वो हम लोगों को योगा, नवांश, दशा और गोचर से पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। नवांश, नवांश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों को सीखना चाहिए कि नवांश चार्ट, देखिए कुंडली देख के तो कोई भी सॉफ्टवेयर नवांश बता देता है, लेकिन नवांश का मतलब क्या है? D1 और D9, D9 नवांश मतलब D9, और नेटल चार्ट यानी कि D1। तो D9 बनता कैसे है? तो एक छोटा हम लोग एग्जाम्पल्स लेकर आई विल एक्सप्लेन कि D9 बनता कैसे है, ताकि आप लोगों को ये हवा में नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये D9 चार्ट वो कैसे आया, वो समझ में आना चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग, आप लोग चाहे तो जरूर कैलकुलेशन करके खुद से निकालना सीख जाएंगे, लेकिन जो नहीं सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन होता क्या है। ठीक है। तो एक क्लास हम लोग करेंगे कि नवांश चार्ट कैसे बनता है, और उसके बाद बाकी के क्लासेस क्या रहेंगे नवांश में। नवांश में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे एक है वर्गोत्तमी नवांश, पुष्कर नवांश, वैसे 64th नवांश जो कि हेल्थ के लिए बहुत देखा जाता है, निधनांश, राशि तुल्य नवांश, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है नवांश में। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। दे अगेन टेल यू व्हाट, दे अगेन टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स इन नवांश चार्ट विद रिस्पेक्ट टू बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट में अगर कुंडली में प्लैनेट वीक या स्ट्रांग है, लेकिन नवांश में वो कैसा है, वो हमको नवांश चार्ट देख के पता चलता है। जब आप ऊपर से किसी आदमी को देखते हैं, हाँ लंबा है, चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन हो सकता है अंदर कुछ बीमारियों से जूझ रहा हो, तो वो अंदर की चीजें हमको नवांश रिवील करती है। ठीक है। तो ये हो गया नवांश चार्ट। फिर नवांश चार्ट जनरली क्या, किस चीज के लिए देखा जाता है? मैरिज के लिए। बट ऐसा नहीं है, नवांश हम हर एक चीज के लिए देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर कुंडली को आप 100% देते हो, और डिविजनल चार्ट हमारे पास 16 डिविजनल चार्ट हैं, जिसमें से कि एक नवांश चार्ट है, तो सिर्फ नवांश चार्ट का 50% महत्व है। तो नवांश चार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बिना नवांश के हम लोगों को कोई भी, न पढ़ाई लिखाई हो, या फिर फॉरेन ट्रिप हो, या करियर हो, कुछ भी, उसके लिए भी नवांश देखना चाहिए। और मैरिज के लिए तो 100% देखना ही चाहिए। तो मैरिज में ये कैसे काम आएगा वो देखेंगे। एंड नवांश चार्ट में प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये देखेंगे। ठीक है। तो ये नवांश का रहेगा। फाइनली रहेगा दशा एंड गोचर। तो दशा क्या होता है? देखिए दशा को ना 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें सबसे बड़ा होता है महादशा, अंतरदशा, और हम लोग 3rd लेवल तक जाते हैं प्रत्यंतर दशा। उसके बाद और आता है प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। जैसे सूक्ष्म दशा से आपको एक एक दिन कुछ घंटों तक पता चलेगा, प्राण दशा से दिन का पता चलेगा, फिर प्रत्यंतर से महीने का, अंतर से साल का, और महादशा से 20 साल। जो मैक्सिमम महादशा होती है वो होती है शुक्र की, जो 20 साल।
लेकिन 20 साल किसी के भी अच्छे या खराब नहीं जा सकते। तो वहां पे हमको अंतरदशा का हेल्प लेना पड़ता है कि अच्छा मेरे अगले 1 साल 2 साल कैसे जाएंगे। और उसमें अगर आपको चाहिए कि उसको और हम लोग ब्रेक डाउन करें कि ये महीना मेरा, ये साल तो मेरा ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, बट ये महीना कैसा जाएगा, तो हम जाते हैं प्रत्यंतर दशा में। तो ये 3 लेवल तक, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ी दशा होती है शुक्र की, जो 20 साल की होती है, और सबसे छोटी होती है सूर्य की, जो 6 साल की होती है। तो अब यदि सूर्य की महादशा है तो वहां पे अंतरदशा तक आप जा सकते हैं, आपको प्रत्यंतर तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जहां बड़ी महादशा के प्लैनेट्स आते हैं, जैसे शुक्र है, राहु है, उनका भी 18 साल का रहता है, शनि 19 साल का रहता है, गुरु 16 साल के रहता है। तो जहां बड़ी दशाओं का, दशानाथ का आ जाता है पीरियड, वहां पे हमको अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक देखने की जरूरत होती है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि कैसे दशा सिस्टम होता है, मतलब कौन सी दशा के बाद कौन सा आता है, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इस दशा में जातक का जन्म हुआ। ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, बट एट द सेम टाइम हम लोग थोड़ा मैनुअली भी इस चीज को सीखेंगे। ठीक है। रनिंग दशा क्या है, और रनिंग दशा है जो भी है उस पे क्या रिजल्ट आएगा, जैसे कि वो कैसे होगा, प्लैनेट का प्लेसमेंट कहाँ पे है, प्लैनेट की ओनरशिप कहाँ पे है, फिर प्लैनेट किसके साथ बैठा है, किसके साथ कंजंक्ट बैठा है, कुछ अच्छे योग या खराब योग बन रहे हैं क्या उस प्लैनेट से, क्योंकि उसका भी वो रिजल्ट देगा, अच्छे योग का भी रिजल्ट देगा, खराब योग का भी रिजल्ट देगा। तो कुछ योग बन रहे हैं क्या, नवांश में वो कुछ हमको हेल्प कर रहा है क्या, उस पे किस प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है, और वो खुद कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, ये सब देख के हम लोग कोई भी डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस दशा में, या इस मंथ में, या इस साल में। ठीक है। तो ये हमको बतलाता है दशा। फिर दशा और अंतरदशा, जैसे आपने देख लिया, ओके, इस प्लैनेट की महादशा और इस प्लैनेट की अंतरदशा, तो आप देखेंगे 1 साल किसी का बहुत अच्छा गया, और उसी महादशा में 2 साल बाद बहुत ही डाउन हो गया। तो वो क्यों होता है, महादशा नाथ तो वही था, फिर भी क्यों ऐसे चेंजेस हो रहे, क्योंकि जब दूसरे प्लैनेट की अंतरदशा आई तो उसका संबंध महादशा के साथ कैसे था, वो मित्र थे या नहीं, वो कुंडली में मित्र हैं या नहीं। आप लोगों को मैंने हर एक असेंडेंट के लिए सिखाया था, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन से प्लैनेट उस असेंडेंट के लिए शत्रु हैं, या कौन से प्लैनेट उस असेंडेंट के लिए मित्र हैं। तो वहां पे वो काम करेगा, है ना। जैसे मकर राशि है, तो वीनस वहां पे क्या हो जाता है, राजयोग प्लैनेट हो जाता है, योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो उसकी महादशा आई तो हम एक अच्छा पीरियड सोच सकते हैं। अब उसमें वीनस में फिर सूर्य की अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, मंगल की अंतर, हर एक की अंतर्दशा आएगी। तो जो अंतर्दशा का प्लैनेट है वो महादशा के साथ किस रिलेशनशिप में बैठा है, तो ये रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस अंतर्दशा में रिजल्ट क्या आएगा, ये सब हम लोग करेंगे। अब देखिए इस कुंडली में अगर मैं क्वीन एलिजाबेथ की बात करूं, तो चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है। ये दशा अंतरदशा है ना, नक्षत्र से डिसाइड होता है। तो चंद्रमा बुध की दशा में, बुध के नक्षत्र में बैठा है, अश्लेषा नक्षत्र में। जो ये सारे नक्षत्रों की लिस्ट आपको दी जाएगी, तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा। चंद्रमा बुध की, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, तो बुध के महादशा से उनका मतलब जब जातक का जन्म हुआ, जब एलिजाबेथ रानी का जन्म हुआ, तो बुध की महादशा शुरू हुई, जो कि होती है 17 साल। लेकिन पूरी 17 साल नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ पीरियड ऑलरेडी जा चुका है। बुध हुआ, बुध के बाद आता है केतु, फिर केतु का उनको रिजल्ट मिलेगा जो 12वें घर में बैठे हैं। और उसके बाद जो दशा आई उनकी, उसके बाद आई शुक्र की महादशा, जो कि धन स्थान में अपने मित्र की राशि में योग कारक शुक्र बैठे हैं, 20 साल का। ठीक है। ओवरऑल ये 20 ईयर्स, हालांकि इसमें अप डाउन रहेगा, बट ओवरऑल ये 20 ईयर्स इनके बहुत अच्छे जाएंगे। शुक्र के बाद इनको दशा मिली है सूर्य की, जो कि उच्च के सूर्य चौथे स्थान में बैठे हैं। ठीक है। सूर्य का रिजल्ट मिला, उच्च के सूर्य का, क्वीन के कुंडली। उसके बाद आई चंद्रमा की, जो स्वग्रही चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा है, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे बैठे हैं, मतलब कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आया।
चंद्रमा के बाद आई मंगल की दशा। मंगल यहाँ उच्च के लग्न में ही बैठे हैं। मंगल के बाद आई राहु की दशा, जो छठे घर में। राहु बहुत स्ट्रांग होता है उपचय हाउस में। 3, 6, 10, 11। तो छठे घर में मित्र राशि में राहु बैठे हैं। तो राहु की 18 साल की दशा मिली इनको। तो कितने सारे साल इनको दशा के सपोर्ट से, वन आफ्टर अनदर, सारे प्लैनेट्स की एक के बाद एक अच्छी दशा मिली है। अगर यही कुंडली होती और इनको दशा का सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे मान लो पीक टाइम पे इनको यहाँ पे गुरु आ जाते, या पीक टाइम पे बिल्कुल केतु आ जाते 20s में, तो ये फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली नहीं रहती। ठीक है। तो दशा का यहाँ पे एक के बाद, या हम लोग बुध ही बोल दे, क्योंकि बुध नीच के बैठे हैं। तो एक के अगर बहुत अच्छा जो हमारा पीरियड होता है क्या, 20 to 40, जब इंसान मेहनत करता है, पैसे कमाता है, सब कुछ बनाता है, उस समय अगर हमको स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के सपोर्ट मिल जाते हैं ना, तो वो कुंडली को कहीं से कहीं ले जाते हैं। अब इस कुंडली में आपने कोई भी इस दिन और बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे, राइट। सिर्फ ये चंद्रमा की डिग्री से ये दशा पूरा का पूरा बदल जाता है। तो यहाँ दशा का सपोर्ट मिला, नवांश भी बहुत इनका अच्छा है, ज्यादातर प्लैनेट्स अच्छे नवांश में गए हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। तो कुंडली देखा हमने, उसमें वहां क्या क्या योग बना, नवांश देखा, दशा का क्या सपोर्ट मिल रहा है, और फिर गोचर। एंड देन फाइनली हम बोलेंगे ओके, इस टाइम ये अवधि, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप डेट ही बता देंगे, बिल्कुल बता सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गोचर से हमको फिर पता चलेगा किस समय वो काम होगा। जो भी जातक आपसे पूछने आया काम कब होगा, वो आपको दशा और गोचर देख के ही बताना है। तो गोचर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? हर एक प्लैनेट का, अब दशा तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन गोचर लंबी नहीं। गोचर मैक्सिमम क्या होता है, शनि का 2.5 साल। शनि एक ही राशि में 2.5 साल रहते हैं। और मिनिमम गोचर का पीरियड होता है चंद्रमा का 2-2.5 दिन। ठीक है। तो हर एक राशि में प्लैनेट, हर एक प्लैनेट का राशि में कितने दिनों का गोचर होता है, जैसे गुरु गुरु का भी गोचर होने वाला है जून में, कर्क राशि में। तो हर प्लैनेट कब चेंज करते हैं साइन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, बोलते कुंभ, कुंभ महापर्व। तो वो क्यों होता है, वो गोचर से ही होता है। गुरु का गोचर, सूर्य का गोचर और चंद्रमा के गोचर के कॉम्बिनेशन से ही कुंभ या अर्ध कुंभ ये सब होता है। ठीक है। कुंभ यानी क्या, एक्वेरियस। तो जब भी गुरु एक्वेरियस में जाएंगे कुंभ राशि आएगी। जब गुरु अर्ध कुंभ, फिर अर्ध कुंभ होता है। तो ये तीनों प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। सो गोचर का बहुत महत्व है कि प्लैनेट का कौन से साइन से जा रहा है। हर प्लैनेट की वो अवधि अलग अलग होती है, क्योंकि उनका मोशन, हर प्लैनेट को चलने का जो मोशन रहता है, चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं, 2.5 दिन में कवर कर लेते हैं। शनि सबसे स्लो चलते हैं, 2.5 साल में कवर करते हैं। तो ये 2.5 साल जब उस हाउस में, उस राशि में प्लैनेट रहेंगे, तो क्या रिजल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो दशा अंतरदशा में आ गए तो। दशा अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट है गोचर के लिए। अदरवाइज सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं तो गोचर करते ही रहेंगे। इफेक्ट ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट ओवर ओवर वेरियस हाउस की, जब, क्योंकि ये गोचर सबसे ज्यादा देखा जाएगा स्लो मूविंग प्लैनेट से। अगर मुहूर्त निकाल रहे हैं तो फास्टर मूविंग प्लैनेट चाहिए, नहीं तो स्लो। जब हमको इवेंट्स देखना है लाइफ के, तो ये भाई अगेन शादी है, बच्चा है, हायर एजुकेशन है, काम धंधा है, तो वो स्लोअर मूविंग प्लैनेट हमको ज्यादा अच्छे से डिसाइडिंग फैक्टर्स वो होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ स्लोअर मूविंग प्लैनेट्स ओवर वेरियस हाउसेस, और यहाँ पे आई शुड राइट साइन ऑल्सो, कौन से साइन से वो गोचर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंड ट्रिपल ट्रांजिट, ये के एन राव सर ने हमको एक बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। डबल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट यानी कि शनि और गुरु का ट्रांजिट। अगर उन दोनों का गोचर किसी एक भाव में हो रहा है, या गोचर में किसी एक भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड इवेंट होने के क्या क्या चांसेस हैं। एंड ट्रिपल ट्रांजिट यानी कि गुरु, शनि और इसमें राहु का भी आ जाता है, क्योंकि तीनों ही स्लोअर मूविंग प्लैनेट है, और किसी एक भाव पे वो उनका कंसंट्रेशन हो रहा है, तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर होने की संभावना है।
ठीक है, भले ही दशा रहे या ना रहे। तो इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स, और आई बिलीव इन आप लोगों का खुद का पर्सनल चार्ट्स रहे तो बहुत अच्छा है, तो ये हम लोग करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी योगा, जैसे मैंने आपको बताया कि साढ़े साथी, वो कभी भी जातक की कुंडली से नहीं देखा जाएगा कि कब साढ़े साथी बन रहा है। जैसे अभी शनि कौन सी राशि में चल रहे, मीन राशि में, तो जितने भी मीन राशि के लोग हैं, या जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, या जितने भी मेष राशि के लोग हैं, इन तीनों की साढ़े साथी चल रही है। शनि की का गोचर मीन राशि से हो रहा है, तो जिनका भी चंद्रमा मीन राशि में है, उनका साढ़े साथी, जिनका भी चंद्रमा मेष राशि में है उनका तो शुरू हुआ है, और जिनका भी चंद्रमा कुंभ राशि में है उनका भी खत्म, यानी कि लास्ट पीरियड ऑफ साढ़े साथी चल रही है। तो चंद्रमा कौन सी राशि में है और शनि घूमते घूमते जब कहाँ पे आते हैं तो कैसे ये साढ़े साथी बनती है, और उसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, दिस वी विल स्टडी इन गोचर और ट्रांजिट। तो ये हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का सिलेबस रहेगा, जो कि लगभग 20 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड ये सब डिटेल्स में रहेगा, एग्जाम्पल चार्ट्स रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो हमारा चल ही रहा है, साथ में मैरिज एंड मैच मेकिंग, अष्टक वर्ग ये आने वाला है, अष्टक वर्ग, एजुकेशन एंड करियर बहुत जल्दी आने वाला है। कुंडली एनालिसिस हमने एक बार बीच में लिया था, वी कैन स्टार्ट इट अगेन। न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया गया है, रिस्ट वॉच का किया गया है, क्रिस्टल हीलिंग का किया गया है, और कुछ कोर्सेज और हम लोग फ्यूचर में लॉन्च करने का अम, करने वाले हैं, अगर ईश्वर की कृपा रही तो जल्दी ही होगा। तो यहाँ ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का सिलेबस था। थैंक यू सो मच। नाउ आई ओपन फॉर क्वेश्चन एंड कोर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज। मैम टारो का कब होगा? टैरो का करेंगे पुष्पा जी, वो है हमारा, हमारे थॉट्स में है बिल्कुल टैरो, जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। डोंट वरी, टैरो होगा स्टार्ट। अभी आने वाला जो ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया, उसमें से उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके हैं तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और ये वीक मैम में 2 दिन रहेगा। टाइम थोड़ा चेंज टाइम होने से सेम चेंज हमारा नहीं 8 होगा? से। हाँ, आप लोग बतलाइए टाइम, हमने वैसे तो 8 बजे का सोचा था, बट आई थिंक पिछली बार कुछ डिस्कस हो रहा था कि थोड़ा 8:30 के आसपास रखा जाए, है ना। हाँ नीतू मैम जी, हाँ नीतू जी बोल रहे थे ना, नहीं हो पाए। हाँ, साढ़े तो आठ से नौ 8:30 से 9:30, 1 आवर तो मिनिमम चाहिए हम लोगों को। तो वी हाँ कैन हाँ। कीप 8:30 to 9:30, दैट आई हैव टू डिस्कस विद पंकज जी अगेन, बट येस आई विल राइट इट डाउन। और 8:30 to 9:30 इज वेरी मच वर्केबल। वीक में 2 दिन रहेगा, एज फॉर नाउ मंडे एंड वेडनेसडे। प्रिया जी, दीपा जी, सद्या सिंह, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश एंड हिंदी। We will provide recordings. We will also provide notes, and there will be WhatsApp group for discussion and queries handling, doubt handling. फीस पूरे कोर्स की 3 महीना का चलेगा, उसकी फीस रहेगी 4500। आपको और इस फीस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। आलोक जी, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम
नो क्वेश्चन। अच्छा, अनुरूप। मैडम आप पहले से सारा बता देती हैं, क्वेश्चन No, रहते no, ही no हैं। question, ma'am. अच्छा, We will start the course on Wednesday, 22nd. So those who are joining, we will be providing the link in the group. ठीक है फिर। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर अटेंडिंग एंड लिसनिंग टू मी। होप टू सी यू इन द बैच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट एवरीबडी। हैव अ वेरी गुड टाइम। बाय।